स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 फर्स्ट फेज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। जो हिस्ट्री है इंडियन नेशनल मूवमेंट की यानी राष्ट्रवाद वाले मूवमेंट की, उसको बड़े पैमाने पे 3 फेज में डिवाइड किया गया है। पहला है कि द अर्ली नेशनलिस्ट फेज, यानी कि अर्ली यानी पहले का राष्ट्रवादी फेज, और ये लिया जाता है 1885 से माना जाता है 1907 तक। फिर है द एजल्टी फेज, एजल्टी यानी कि हठधर्मी वाला फेज, यानी कि बस दृढ़ निश्चय वाला, 1907 से 1916 तक। और फिर लास्ट आता है द गांधीयन फेज, यानी द गांधीयन एरा, यानी ये जो गांधी जी का टाइम था 1915 से स्टार्ट हुआ 1947 तक, आज़ादी तक। देखो यहाँ पे द अर्ली नेशनलिस्ट के बारे में है। इन इट्स इनिशियल ईयर्स द कांग्रेस वॉज लेड बाई अ ग्रुप ऑफ लीडर्स नोन एज अर्ली नेशनलिस्ट। अपने शुरुआती दिनों में, वही 1885 में जब फॉर्म हुआ था, तो कांग्रेस जो है ग्रुप ऑफ लीडर्स जो थे, एक ग्रुप था लीडर्स का जो उसको चला रहे थे, तो उन्हीं को अर्ली नेशनलिस्ट कहा जाता है, यानी कि सबसे पहले वाले राष्ट्रवादी। The member of this group were drawn from the educated middle class consisting of professional like lawyer, barrister, teacher and official who drew inspiration from western liberal and radical thought। जो मेंबर थे इस ग्रुप के वो कौन थे? वो एजुकेटेड मिडिल क्लास था, जो कि कंसिस्ट करता था, यानी जिसमें थे लोग प्रोफेशनल थे, जैसे लॉयर था, बैरिस्टर था, टीचर्स थे, ऑफिशियल थे, ऑफिस में वर्क करने वाले बाबू वगैरह, जो कि इंस्पिरेशन लिए थे कहाँ से? वेस्टर्न लिबरल और रेडिकल थॉट से, यानी सुधारवादी सोच से, और वेस्ट साइड के आज़ाद और सुधारवादी सोच से। Many of them were educated in England and felt that the British intended to be just to Indian, but they were unaware of the true state of affairs in India। बहुत सारे ऐसे थे ना जो एजुकेट हुए थे, पढ़े लिखे थे इंग्लैंड से ही, और वो ये महसूस करते थे कि ब्रिटिश जो है वो न्याय करेंगे, न्याय करना चाहते हैं इंडियंस के साथ, लेकिन वो बिल्कुल भी अनअवेयर थे, यानी कि उनको जरा भी चेतना नहीं थी उनके अंदर इस बात की, ट्रू स्टेट ऑफ अफेयर्स इन इंडिया के, मतलब सच्चे मुच में इंडिया में क्या चल रहा था। लीडर्स, द अर्ली नेशनलिस्ट इंक्लूडेड लीडर्स फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री। अब जो देखो लीडर्स की बात कर रहा है कि शुरुआत में जो राष्ट्रवादी थे उनमें जो नेता थे वो देश के हर हिस्से से थे। पहला है डब्ल्यू.सी. बनर्जी, रश बिहारी घोष, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आर.सी. दत्त, ये लोग बंगाल से थे। सेकेंड पॉइंट पे कह रहा है दादा भाई नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और जस्टिस राणा डे, ये महाराष्ट्र और गुजरात से थे। थर्ड नंबर पे पी.आर. नायडू, सुब्रमण्य अय्यर एंड आनंदचार्लू फ्रॉम आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, ये लोग आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से थे। फिर पंडित मदन मोहन मालवीय उत्तर प्रदेश से थे, और लिबरल इंग्लिश मैन जैसे कि ह्यूम एंड वेडरबर्न, ये लोग भी थे। आज़ाद ख्याल वाले इंग्लिश मैन, ये अंग्रेजों में से थे। द अर्ली नेशनलिस्ट लीडर्स हु लेड द कांग्रेस एंड नेशनल मूवमेंट इन इट्स इनिशियल ईयर्स वेयर स्टॉन्च बिलीवर इन ओपन माइंडेड एंड मॉडरेट पॉलिटिक्स। जो शुरुआती राष्ट्रवादी नेता थे जो कि कांग्रेस में थे और नेशनल मूवमेंट को जो है कि बढ़ावा दे रहे थे, अपने शुरुआती वक्त में जो थे बहुत ही सच्चे बिलीवर थे, यानी भरोसा करने वाले, इन ओपन माइंडेड मतलब खुले विचार वाले, और औसत राजनीति में भरोसा करते थे वो, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं बहुत कम भी नहीं, तो औसत राजनीति में वो भरोसा करते थे। दे बिलीव्ड इन लॉयल्टी टू द ब्रिटिश क्राउन, और ये जो है ना वफादारी पे भरोसा करते थे भाई ब्रिटिशर्स के लिए। बीसी पाल, एन अर्ली नेशनलिस्ट लीडर, सेड इन 1887। ब्रिटिश पाल एक वही शुरुआती का पहले का राष्ट्रवादी नेता है जिसने ये बात कही, आई एम लॉयल टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट बिकॉज विथ मी लॉयल्टी टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट इज़ आइडेंटिकल विथ लॉयल्टी टू माई ओन पीपल एंड माई ओन कंट्री। कह रहा है कि उसने कहा कि मैं लॉयल हूँ ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए क्योंकि
मेरी लॉयल्टी ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ जो है वो बिल्कुल वही लॉयल्टी है, वैसे ही लॉयल्टी आइडेंटिकल है जो जैसे कि लॉयल्टी मेरे अपने लोगों के साथ है और अपने देश के साथ है। दे वॉन्टेड दैट इंडियंस शुड हैव देयर प्रॉपर एंड लेजिमिटेड शेयर इन द गवर्नमेंट। वो चाहते हैं कि इंडियंस के पास भी, वो चाहते थे कि इंडियंस के पास भी अपना प्रॉपर उचित शेयर हो, किसके अंदर, गवर्नमेंट के अंदर, मतलब गवर्नमेंट में भी उनकी अपनी हिस्सेदारी हो लोगों की। दे आस्क्ड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर रिफॉर्म within the framework of British rule as they had faith in the British sense of justice and fair play। उन्होंने कहा कि संवैधानिक और बदलाव, दूसरे बदलाव आप ही के करते धरते में हमको चाहिए, क्योंकि इन लोगों को भरोसा था ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस के ऊपर कि ब्रिटिश का जो सेंस ऑफ जस्टिस है, न्याय करने का तरीका है, चलो भाई ठीक है, इसके ऊपर ये भरोसा करते थे। और उनके फेयर प्ले के ऊपर तो कहते थे कि इन्हीं के रहते हुए वो जो है कि डिमांड कर रहे थे। दे बिलीव्ड दैट कंटिन्यूएशन ऑफ द ब्रिटिश कनेक्शन विद इंडिया वॉज इन द इंटरेस्ट ऑफ बोथ इंग्लैंड एंड इंडिया। अब उनका भरोसा ये था, अर्ली नेशनलिस्ट की बात हो रही है, उनका भरोसा ये था कि अगर इनके साथ हमारा कनेक्शन चलता रहा तो ये दोनों देशों के लिए बेहतर होगा, इंडिया के लिए भी और इंग्लैंड के लिए भी। दे कंसर्न देम सेल्फ विद द डिमांड फॉर रिफॉर्म। वो अपने आप को बस कंसर्न कर रहे थे कि भाई कर रहे थे कि बदलाव चाहिए, बदलाव होना चाहिए। दे डिमांड वेयर मॉडरेट इन नेचर। अच्छा, इनके जो डिमांड थे वो भी मॉडरेट थे। मॉडरेट का मतलब ना बहुत ज़्यादा थे ना बहुत ही कम थे। अब देखो इनके बिलीफ क्या क्या थे। तो द अर्ली नेशनलिस्ट हैड फेथ इन द सेंस ऑफ जस्टिस, फेयर प्ले, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी ऑफ ब्रिटिश। तो जो शुरुआती राष्ट्रवादी थे उनको भरोसा था ब्रिटिश के न्यायपालिका पे, उनके फेयर प्ले पे, उनकी ईमानदारी पे और उनकी अखंडता पे। It was their hope that the British would grant home rule to Indians. They relied on the solemn pledges made by the British government। अच्छा, उनकी उम्मीदें थी कि ब्रिटिश उनको जो है होम रूल दे देंगे कि चलो लो भाई तुम अपने से ही अपना देश चलाओ। और वो निर्भर हो गए थे उनके गंभीर प्लेजेस, यानी कि गंभीर वादे जो उन्होंने किए थे, प्लेज किया हुआ था, कसम खाई हुई थी उस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उसके ऊपर वो भरोसा करते थे। दे बिलीव्ड दैट द ब्रिटिश रूल हैड मेनी बेनिफिट्स। वो सोचते थे कि ब्रिटिश का जो रूल आया है उससे बहुत सारा फ़ायदा हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल इट एडेड इन क्लेंजिंग सोशल इल लाइक सती, अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। क्योंकि उनको फ़ायदा दिखा भी, जैसे कि समाज में बहुत सारी बुराइयां थी, जैसे कि सती और अछूत वाली बात और जो है बच्चों की शादी, तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हुई उनके रूल में ही। तो इसलिए वो सोचते थे। दे वेयर ऑफ द ओपिनियन दैट ब्रिटेन वुड हेल्प इंडियंस गवर्न देम सेल्फ अकॉर्डिंग टू द वेस्टर्न स्टैंडर्ड। वो इस ओपिनियन में थे कि जो ब्रिटेन है वो हिंदुस्तान को मदद करेगा कि वो गवर्न करे अपने आप को, मतलब हिंदुस्तान के लोग खुद हिंदुस्तान को गवर्न करे अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न स्टैंडर्ड, यानी कि जैसे वेस्ट में ब्रिटेन में वो अपने यहाँ कर रहे हैं उस स्टैंडर्ड पे हिंदुस्तान के लोग अपने देश को संभाले। They said that the main obstacle in India's progress was social and economic backwardness of Indians and not the British colonial rule। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी रुकावट हम नहीं हैं, इंडिया के प्रोग्रेस में जो रुकावट है वो हम नहीं हैं, बल्कि ये जो सामाजिक और आर्थिक बैकवर्डनेस है, पिछड़ापन है हिंदुस्तानियों का, ये जो है मेन रीज़न है हम लोगों का ब्रिटिश का कॉलोनियल रूल, ये जो है जिम्मेदार नहीं है आपकी पिछड़े होने की वजह। दे रिलाइड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पीसफुल मेथड टू अचीव देयर एम्स। अब वो जो है निर्भर होते थे संवैधानिक रूप से और शांति वाले रूप से, शांति प्रिय तरीके से वो अचीव करना चाहते थे, पाना चाहते थे अपना एम, यानी होम रूल। दे बिलीव्ड इन पेशेंस एंड रिकन्सिलिएशन रेदर देन इन वायलेंस एंड कन्फ्रंटेशन। वो बिलीव करते थे, भरोसा करते थे कि सब्र रखना चाहिए और वो पुनर्मेल यानी फिर से हमारा ब्रिटिश का मेल हो जाए, रेदर देन इन वायलेंस, और इस पे भरोसा नहीं करते थे कि भाई हम हिंसा करें और आपस में टकराव हो, यानी कि ब्रिटिशर्स का और हिंदुस्तानियों का आपस में टकराव हो, इस पे वो भरोसा नहीं करते थे। वो चाहते थे संवैधानिक रूप से सब कुछ हो। द डिमांड ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट मे बी स्टडीड अंडर द फॉलोइंग हेड। अब जो डिमांड थी उस समय के शुरुआती राष्ट्रवादी के, वो पढ़े जा सकते हैं इन हेडिंग्स के नीचे। तो पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, यानी संवैधानिक बदलाव। द अर्ली नेशनलिस्ट वांटेड अ लार्जर शेयर इन द गवर्नमेंट ऑफ देयर कंट्री। जो अर्ली नेशनलिस्ट थे
यानी कि शुरुआती राष्ट्रवादी थे, वो चाहते थे कि हमको एक बड़ा शेयर चाहिए अपने गवर्नमेंट में, यानी सरकार में, हमारी सरकार में हमको आप जो है बड़ा हिस्सा चाहिए। दे बिलीव दैट इवेंचुअली इंडिया शुड मूव टूवर्ड डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्नमेंट, के अंत में हिंदुस्तान को आगे बढ़ना चाहिए डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ, यानी कि लोकतंत्र की तरफ, यानी खुद से गवर्न किया जाए। However, they did not ask for immediate achievement of their goal as they feared that government would suppress their activities. अच्छा, तो ये जो डिमांड थी उन्होंने जो है कि बहुत स्टेप वाइजली एकाएक जो है कि इमीडिएट नहीं इस चीज़ को मांगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उनको लगता था कि जो गवर्नमेंट थी, डर था उनको, फियर्ड, कि गवर्नमेंट जो है उनको जो है कुचल ना दे, उनकी जो है गतिविधियों को कुचल ना दे। दे देयरफॉर एम्ड एट विनिंग फ्रीडम थ्रू अ ग्रेजुअल प्रोसेस, इसीलिए वो चाहते थे कि हम आज़ादी चाहेंगे लेकिन एक धीरे धीरे वाले, ग्रेजुअल प्रोसेस मतलब कि धीरे धीरे प्रोसेस से। दे मेड द फॉलोइंग डिमांड, और इसके लिए इन्होंने जो है कुछ मांग की। पहला है एबॉलिशन ऑफ इंडिया काउंसिल, कि एंड कर दिया जाए इंडिया काउंसिल को। एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज बोथ एट द सेंटर एंड इन प्रोविंसेस। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक्सपेंशन किया जाए, एक्सपेंशन किया इसका किया जाए विधान परिषद और विधान सभा का, सेंटर में भी और जो है प्रोविंसेस में भी बढ़ाया जाए, एक्सपेंशन किया जाए। इंक्रीज किया जाए इन द मेंबरशिप ऑफ इंडियंस बाय इंक्लूडिंग सम मेंबर इलेक्टेड बाय लोकल बॉडीज लाइक चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज एटसेट्रा इन दिस काउंसिल एंड बाय गिविंग ग्रेटर पावर टू देम। इंक्रीज़ किया जाए मेंबरशिप हिंदुस्तानियों का, इंक्लूड किया जाए मेंबर्स को जिनको चुना जाए लोकल बॉडीज़ के द्वारा, जैसे कि चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स वाले चुने, यूनिवर्सिटीज़ से एक्सेट्रा, इन काउंसिल के अंदर, और उनको जो है ज़्यादा पावर दी जाए। दे डिमांडेड इंडियन कंट्रोल ओवर द पब्लिक पर्स एंड रेज द स्लोगन नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। उन्होंने डिमांड किया कि भैया इंडियन कंट्रोल होना चाहिए, हिंदुस्तान का कंट्रोल हो। दे डिमांडेड इंडियन कंट्रोल ओवर द पब्लिक पर्स, की पब्लिक के पर्स के ऊपर जो है हिंदुस्तान का ही कंट्रोल हो, और स्लोगन लगाया कि कोई टैक्सेशन नहीं होना चाहिए बिना हमसे पूछे हुए, बिना रिप्रेजेंटेशन के। इसके बाद बाय द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी दे मेड अ डिमांड फॉर स्वराज और सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर लाइक द सेल्फ गवर्निंग कॉलोनीज ऑफ कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। अब 20वीं सदी की शुरुआत में उन्होंने एक डिमांड किया कि स्वराज, यानी कि हम खुद से अब सरकार चलाएंगे ब्रिटिश एम्पायर के रहते हुए, जैसे कि सेल्फ गवर्निंग कॉलोनीज़ वगैरह थी जैसे कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में, उस तरीके से हम भी चलाएंगे। एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वॉइस रॉय एंड दोज ऑफ गवर्नर, काफ़ी मात्रा में रिप्रेजेंटेशन हो हिंदुस्तानियों का एग्जीक्यूटिव काउंसिल में और एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वॉइस रॉय में, और दोज ऑफ गवर्नर, और गवर्नर के भी ऑफिसेज में काफ़ी मात्रा में रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए भैया हिंदुस्तानियों का। इसके अलावा इकोनॉमिक बदलाव क्या चाहते थे वो, आर्थिक रूप से क्या बदलाव चाहिए था उनको। द इकोनॉमिक इश्यूज रेज्ड बाय अर्लियर नेशनलिस्ट इंक्लूड, जो आर्थिक मुद्दे थे जो रेज किए जा रहे थे, उठाए जा रहे थे शुरुआती राष्ट्रवादियों द्वारा, उसमें इंक्लूड था रिडक्शन इन लैंड रेवेन्यू एंड प्रोटेक्शन ऑफ पीजेंट्स अगेंस्ट अनजस्ट डिमांड ऑफ ज़मींदार, कि आप कम कर दीजिए लैंड रेवेन्यू को, और प्रोटेक्शन चाहिए किसानों का, किसानों को जो है कि आपको सुरक्षा देनी होगी, किसके खिलाफ, जो अन्याय कर रहे हैं ज़मींदार, जो है डिमांड कर रहे हैं अपने मन का, उसके खिलाफ जो है इनको सुरक्षा देनी चाहिए किसानों को। रिडक्शन इन एक्सपेंडिचर on the army and the money thus saved to be spent on welfare activities such as health and education, आपका जो खर्चा है ना आर्मी के ऊपर, और जो मनी है वो खर्चे का, उसको सेव करिए, और वो ताकि जो है कि वेलफेयर के ऊपर खर्चा हो सके हिंदुस्तानियों के, जैसे कि उनके हेल्थ के ऊपर और उनकी पढ़ाई लिखाई के ऊपर। बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा था उस समय आर्मी पे भी। एन इंक्वायरी इनटू इंडियाज़ ग्रोइंग पॉवर्टी एंड फेमाइन, आप इंक्वायरी करिए, जांच करिए, देखिए वजह क्या है कि इंडिया में पॉवर्टी बढ़ती जा रही है और अकाल बढ़ता जा रहा। अवेलेबिलिटी ऑफ चीप क्रेडिट टू पीजेंट थ्रू एग्रीकल्चरल बैंक, यानी कि कृषि वाले जो बैंक हैं वहाँ से उनको सस्ते दरों पे जो है
पीजेंट्स को, किसानों को जो है लोन वो क्रेडिट पे मिल सके पैसा वगैरह। डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग, इरिगेशन, मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ फॉर द पीपल, लोगों के लिए बैंक डेवलप किए जाएं, इरिगेशन पानी की व्यवस्था हो, मेडिकल और हेल्थ फैसिलिटीज़ वगैरह सुविधाएं इनको दी जाएं। इंडस्ट्रियल ग्रोथ थ्रू ट्रेड प्रोटेक्शन, that means that a heavy tax should be imposed on imported goods and the government should give loans for the development of iron, coal, paper and sugar industries in India. इंडस्ट्रियल ग्रोथ होना चाहिए, ट्रेड प्रोटेक्ट करना है, व्यापार को आप प्रोटेक्ट करिए। और इसका मतलब इनका क्या था, इससे मतलब ये था कि हैवी टैक्स लगाइए आप इम्पोर्टेड गुड्स के ऊपर, जो गुड्स यहाँ पे इम्पोर्ट हो रहे हैं, बाहर से निर्यात होकर आ रहे हैं। एंड फॉर द गवर्नमेंट शुड गिव लोन्स, और गवर्नमेंट को लोन्स देना चाहिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आयरन, आयरन के डेवलपमेंट के लिए, कोयले के लिए, पेपर के लिए और शुगर इंडस्ट्रीज़ के लिए आपको लोन देना चाहिए। इसके अलावा टोटल एबोलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स एंड द ड्यूटी ऑन शुगर, जो चीनी पे ड्यूटी लग रहा है और नमक के ऊपर जो टैक्स लग रहा है वो बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए आपको। तो ये हो गया आर्थिक बदलाव वो चाहते थे। इसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड्स। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिमांड में है, द अर्ली नेशनलिस्ट मेड द फॉलोइंग डिमांड्स इन द एडमिनिस्ट्रेटिव स्फेयर, जो शुरुआती राष्ट्रवादी थे उन्होंने जो है कि निम्नलिखित डिमांड की एडमिनिस्ट्रेटिव स्फेयर में। पहला था डिमांड फॉर इंडियनाइजेशन ऑफ सर्विसेज थ्रू साइमल्टेनियस इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इन इंग्लैंड इन इंडिया। डिमांड किया गया कि इंडियनाइजेशन हो, जो भी सर्विसेज दी जा रही हैं, सुविधाएं दी जा रही हैं, साइमल्टेनियस यानी कि एक ही साथ इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो इंग्लैंड में हो रहा है और इंडिया में भी हो। कंप्लीट सेपरेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जो एग्जीक्यूटिव है एडमिनिस्ट्रेशन है और जो जुडिशरी है न्यायपालिका है, इसका बिल्कुल ही अलग थलग इनको कर दिया जाए। दे मेड दिस डिमांड टू प्रोटेक्ट इंडियन फ्रॉम द आर्बिट्रेरी एक्ट ऑफ द पुलिस एंड द ब्यूरोक्रेसी, और ये डिमांड इसलिए किया गया था ताकि जो है हिंदुस्तानियों को मनमाना एक्ट वगैरह जो लागू हो जा रहा था पुलिस का और जो अफसरशाही चल रही थी उससे लोगों को बचाया जा सके, उसके लिए ये था। इंक्रीज इन पावर ऑफ द लोकल म्यूनिसिपल बॉडीज एंड रिडक्शन ऑफ ऑफिशियल कंट्रोल ओवर देम, इंक्रीज किया जाए पावर लोकल म्यूनिसिपल बॉडीज का और रिड्यूस किया जाए ऑफिशियल कंट्रोल ओवर देम, जो ऑफिसर्स जो हैं लोकल बॉडीज़ पे पूरा का पूरा जो काबिज होकर बैठे हैं कब्जा करके, वो कम हो जाए और लोकल बॉडीज़ को पावर थोड़ी सी बढ़ा दी जाए। रिपील ऑफ द आर्म एक्ट एंड लाइसेंस एक्ट, यानी कि आर्म्स एक्ट और लाइसेंस एक्ट है इसको पूरी तरह से रद्द कर दिया जाए। वाइडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडियंस इन द हायर ग्रेड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यानी कि ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हो हिंदुस्तानियों का हायर ग्रेड पे भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, क्योंकि इसमें यह था कि मतलब सारे हाई पोस्टेज उन्होंने जो है कि अपने लोगों के लिए ही बस रखे थे। स्प्रेड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन एमंग द मासेज, यानी लोगों के बीच में प्राइमरी एजुकेशन फैलाया जाए, यानी कि जो बेसिक एजुकेशन है। इम्प्रूवमेंट ऑफ द पुलिस सिस्टम टू मेक इट ऑनेस्ट, एफिशिएंट एंड पॉपुलर, इम्प्रूवमेंट करना चाहिए पुलिस सिस्टम के अंदर, पुलिस विभाग के अंदर, ताकि उसको जो है ईमानदार बनाया जा सके, क्षमता वाला और अच्छे क्षमता वाला, और पॉपुलर बनाया जा सके, यानी लोगों में उसका भरोसा हो। नेक्स्ट है इसके आगे डिफेंस ऑफ सिविल राइट्स। द अर्ली नेशनलिस्ट डिफेंड सिविल राइट्स व्हेनेवर द ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राइड टू कर्टेल देम, तो जो शुरुआती नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी थे, वो डिफेंड करते थे सिविल राइट को जब भी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है कि उनको कम करना चाहती थी। इनफैक्ट इट वाज बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल वर्क डन बाय अर्ली नेशनलिस्ट दैट डेमोक्रेटिक आइडियाज बिगेन टू टेक रूट अमंग इंडियंस। इनफैक्ट सच्चाई ये है कि इट वाज बिकॉज उन्हीं की वजह से जो राजनीतिक काम उन्होंने किया था, शुरुआती जो राष्ट्रवादी थे पहले के राष्ट्रवादी, कि डेमोक्रेटिक आइडियाज, लोकतांत्रिक आइडियाज जो थे वो लोगों के अंदर जो है कि आप जड़ करने लगे थे, यानी कि कह सकते हो कि वो आप ग्रो करने लगे थे। द अर्ली नेशनलिस्ट डिमांडेड द फॉलोइंग सिविल राइट, जो अर्ली नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी थे, उन्होंने डिमांड किया निम्नलिखित सिविल राइट। फर्स्ट है कि रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड द फ्रीडम ऑफ प्रेस,
सबसे पहला कि जो भी आपने बंदिशें लगा के रखी हुई हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर, यानी कि आज़ादी, बोलने की आज़ादी के ऊपर और प्रेस की आज़ादी के ऊपर, उसको आप हटाइए। सेकेंड था कि एबॉलिशन ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट एंड रिस्टोरेशन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टीज़। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट ये था कि मतलब बिना वो केस वगैरह के जो है वो किसी को भी डिटेन कर सकते थे लंबे समय के लिए, और इसके अलावा आप इसको ख़त्म करिए और साथ में रिस्टोर करिए लोगों की अपनी खुद की आज़ादी को, इंडिविजुअल राइट को, उनकी लिबर्टी को। रिस्टोरेशन ऑफ राइट टू असेंबल एंड टू फॉर्म एसोसिएशन, और ये भी इनको मिलना चाहिए कि वो फिर से जो लोग हैं वो असेंबल हो सकें, है ना, कहीं पे भी कोई जमावड़ा वगैरह या कोई एसोसिएशन वगैरह फॉर्म नहीं कर सकते थे तो वो दोबारा से हो सके। नेक्स्ट है द अर्ली नेशनलिस्ट वेयर प्रैक्टिकल, दे वांटेड टू विन फ्रीडम बाय अ ग्रेजुअल प्रोसेस। जो पहले के राष्ट्रवादी थे वो बहुत ही प्रैक्टिकल थे और वो चाहते थे कि हम आज़ादी को जीतें ग्रेजुअल प्रोसेस से, मतलब धीरे धीरे कदम, एक एक कदम बढ़ा के। दे डिड नॉट एम एट हाई डिमांड्स बिकॉज दे वांटेड टू वर्क ऑन द लाइन्स ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। उनका बहुत ज़्यादा कोई हाई डिमांड नहीं था, वो एम नहीं करते थे हाई डिमांड पे, क्योंकि वो चाहते थे कि हम लोग ऐसी रेखा पे काम करें कि मतलब बहुत ही कम रुकावट हमको मिले, मतलब लगातार हमको जो है हमारे कदम आगे बढ़ते रहें। बिसाइड दे डिड नॉट वांट टू अराउज सीरियस अपोजिशन, और इसके अलावा वो नहीं चाहते थे कि मतलब बहुत ही सीरियस अपोजिशन की तरह बिल्कुल खड़े हों। फिर इसके बाद है मेथड ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट। अब जो राष्ट्रवादी हैं पहले के, उनके मेथड्स क्या थे? द मेथड पॉपुलरली नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल एजुटेशन मेथड वॉज फॉलोड बाय द अर्ली नेशनलिस्ट। देखो, संवैधानिक एजुटेशन जो था, आंदोलन, वो जो है कि लोग इसको अपना हथियार बना के रखे हुए थे, ठीक है। तो ये आंदोलन था और ये शुरुआती नेशनलिस्ट जो थे इसी को फॉलो कर रहे थे। दे बिलीव्ड इन द पॉलिसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एजुटेशन विद इन द लीगल फ्रेमवर्क। अब वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि हमको क्या करना है, लीगल फ्रेमवर्क के अंदर ही हमको ये सारा कुछ करना है। वो इस पे भरोसा करते थे कि जो संवैधानिक आंदोलन होना चाहिए वो भी लीगल फ्रेमवर्क के अंदर होना चाहिए। फ्रेमवर्क का मतलब होता है रूपरेखा। एंड स्लो ऑर्डरली पॉलिटिकल प्रोग्रेस, और धीरे धीरे ऑर्डर रूप में राजनीतिक प्रोग्रेस होना चाहिए। जो मेथड उन्होंने अडॉप्ट किया बाय अर्ली नेशनलिस्ट हैड टू ऑब्जेक्टिव। इनका दो ऑब्जेक्टिव था। पहला था फर्स्ट सेट ऑफ मेथड्स। अब ये फर्स्ट सेट ऑफ मेथड क्या है? Their first objective was to educate people in India and modern politics, to arouse national political consciousness and to create a united public opinion. उनका सबसे पहला एक मुख्य उद्देश्य था कि जो हिंदुस्तान के लोग हैं उनको पढ़ाया लिखाया जाए मॉडर्न पॉलिटिक्स के बारे में, यानी कि आधुनिक राजनीति के बारे में, ताकि लोगों के अंदर जो है ना नेशनल पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना लाई जा सके, लोग इसको बेहतर तरीके से जो है देश की राजनीति को समझ सके, नेशनल पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस उनके अंदर आ जाए, ताकि क्रिएट हो एक यूनाइटेड पब्लिक ओपिनियन, यहाँ की सब एकजुट होकर एक ओपिनियन के लिए खड़े हों, एक ओपिनियन दे। फॉर दिस पर्पज दे रिलाइड ऑन द फॉलोइंग मेथड, और इसके लिए जो है उन्होंने क्या किया, एक वो मेथड था उनका, क्या क्या वो दिया हुआ है, वो कुछ मेथड के ऊपर भरोसा करते थे। They held meeting where speeches were made and resolution for popular demand were passed. अब वो लोग मीटिंग करने लगे जहाँ पे कि वो स्पीच देते थे, भाषण देते थे और संकल्प वगैरह जो है बड़े बड़े डिमांड्स के लिए जो है पास किए जाते थे, रिजोल्यूशन वगैरह पास होता था। दे मेड यूज ऑफ प्रेस टू क्रिटिसाइज गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब वो जो है आलोचना कर रहे थे गवर्नमेंट की नीतियों का प्रेस का इस्तेमाल करके। इसके अलावा है दे सेंट मेमोरेंडम्स एंड पिटीशन टू गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब ये लोग क्या कर रहे थे कि ये लोग पिटीशन वगैरह भेजते थे, किसको? सरकार को पिटीशन याचिका भेजते थे, है ना, ब्रिटिश पार्लियामेंट को। दिस पिटीशन वे आर केयरफुली ड्राफ्टेड विथ फैक्ट एंड आर्ग्यूमेंट, और ये जितनी भी याचिकाएं होती थी उसके अंदर अच्छे से ड्राफ्ट किया जाता था, फ्रेम किया जाता था
फैक्ट्स यानी कि सच्चाई और उसके लिए ऊपर आर्ग्यूमेंट। दो दिस पिटिशन वेयर एड्रेस टू द गवर्नमेंट, ये सारी की सारी याचिकाएं एड्रेस करती थी गवर्नमेंट को, तो देयर रियल एम वाज टू एजुकेट द इंडियन पीपल। तो ये इनका मेन एम था कि हम एजुकेट करें लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को। दूसरा सेट ऑफ मेथड इनका क्या कहता है कि द सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट वॉज टू इन्फ्लुएंस द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द ब्रिटिश पब्लिक। दूसरा इनका मेन ऑब्जेक्टिव था राष्ट्रवादियों का कि प्रभाव डालें, है ना, इन्फ्लुएंस करें ब्रिटिश गवर्नमेंट को और ब्रिटिश के लोगों को। टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव दे फॉलो आउट द फॉलोइंग मेथड, और इसके लिए उन्होंने फॉलो किया जो है कुछ मेथड्स, जिसमें पहला था दे मेड यूज ऑफ 3 P's, पेटिशन, प्रेयर एंड प्रोटेस्ट। अब इन्होंने 3 P का इस्तेमाल किया। एक P का मतलब पेटिशन याचिका, फिर प्रेयर प्रार्थना, फिर प्रोटेस्ट मतलब विरोध प्रकट करना। They sent petition, request and letters of protest to the British government to look into the problem of Indians। अब इसके साथ ये जो तीनों है इसके लिए इन्होंने पिटीशन याचिकाएं दाखिल की, रिक्वेस्ट किया और लेटर ऑफ प्रोटेस्ट वगैरह भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिए, ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट लोगों के प्रॉब्लम्स के अंदर देखे, हिंदुस्तानियों के प्रॉब्लम्स के ऊपर ध्यान दे। A British Committee of Indian National Congress was set up in London in 1889, which published a weekly journal India to present India's case before the British public। एक ब्रिटिश कमेटी इंडियन नेशनल कांग्रेस की सेटअप की गई लंदन में 1889 में, जो पब्लिश करती थी, एक साप्ताहिक जर्नल पब्लिश करती थी। और इस जर्नल का काम क्या था? अब ये जो जर्नल था इस जर्नल का ये काम था कि ये इंडिया के केस को ब्रिटिश के सामने, ब्रिटिश पब्लिक के सामने जो है प्रस्तुत करे। मैगजीन है ये, एक तरह की मैगजीन थी। आगे है डिपुटेशन ऑफ इंडियन लीडर वेयर सेंट टू ब्रिटेन। अब ये डिपुटेशन मतलब नियुक्ति इंडियन लीडर्स की भेजी जाती थी ब्रिटेन को। दिस पॉलिटिकल लीडर कैरिड ऑन एक्टिव प्रोपागेंडा इन ब्रिटेन। अब ये जो राजनीतिक नेता थे वहाँ पे ये प्रचार करते थे ब्रिटेन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, दादा भाई नौरोजी स्पेंट अ मेजर पार्ट ऑफ हिज लाइफ इन ब्रिटेन टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग ब्रिटिश पीपल एंड पॉलिटिशियन अबाउट द प्लाइट ऑफ इंडियंस। अब देखो एग्जाम्पल में दादा भाई नौरोजी जो थे वो अपना बहुत बड़ा जिंदगी का हिस्सा गुजारे ब्रिटेन के अंदर, ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस आए, ब्रिटिश लोगों के अंदर वहीं पे गुजारा उन्होंने, ताकि चेतना आए और पॉलिटिशियंस जो थे वहाँ के उनके बारे में, एमंग ब्रिटिश पीपल एंड पॉलिटिशियंस, वहाँ के जो नेता हैं उनके बीच में ये चेतना आए कि वो देख पाए दुर्दशा, हिंदुस्तानियों की जो दुर्दशा यहाँ पे अंग्रेज कर रहे थे, हो रही थी यहाँ पे। अब इनका अचीवमेंट क्या है? जो अर्ली नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी थे शुरुआत के, इनका क्या अचीवमेंट है? तो जो अर्ली नेशनलिस्ट है, राष्ट्रवादी हैं, रिप्रेजेंट करते हैं मोस्ट प्रोग्रेसिव फोर्स ऑफ टाइम। सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव फोर्स ऑफ टाइम को ये रिप्रेजेंट करते हैं, यानी सबसे ज़्यादा जो है प्रोग्रेस हुआ उस समय, विकास हुआ। दे मेड द फॉलोइंग कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर उनका बहुत बड़ा योगदान है। क्या क्या है वो सब भी देखेंगे। पहले पॉइंट पे है द अर्ली नेशनलिस्ट क्रिएटेड नेशनल अवेकनिंग अमंग पीपल दैट दे बिलोंग टू कॉमन कंट्री। अब ये लोग देखो इसमें सफल हो गए, ये फीलिंग लाने के अंदर में कि लोगों के अंदर ये फीलिंग आ गई कि हम लोग भाई एक कंट्री से बिलोंग करते हैं, इंडिया। दिस मेड इंडियन कॉन्शियस अबाउट ऑफ द बॉन्ड ऑफ कॉमन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल इंटरेस्ट दैट यूनाइटेड देम। अब इससे जो हिंदुस्तानी थे वो होश में आए कि भाई हमारे बीच में बॉन्ड है, राजनीतिक बॉन्ड है, यानी एक ही जो है सरकार के नीचे हैं, एक ही आर्थिक व्यवस्था हम सबकी है और एक ही कल्चरल इंटरेस्ट है हम लोगों का। और इन सब वजह से जो है कि हमारा जो है समाज एक तरह के हैं हम लोग, कस्टम ट्रेडिशन वगैरह, तो इससे वो जो है यूनाइट हुए। The early nationalists trained people in politics by popularizing the idea of democracy, civil liberties, secularism and nationalism। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो राष्ट्रवादी हैं उन लोगों ने जो है ट्रेन किया लोगों को
पॉलिटिक्स में, राजनीतिक में, और पॉपुलराइज किया, यानी इसको और ज़्यादा बढ़ाया, मतलब फैलाया लोगों के बीच में आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के आइडिया को, और साथ में जो आज़ादी है उसको, ठीक है। और फिर सेकुलरिज्म को ताकि मतलब कि हर कोई जो है कि अपने धर्म के अपने धर्म को मान सकता है, ठीक है। लोगों की जो आज़ादी है और सेकुलरिज्म है, और फिर नेशनलिज्म, ये सब आइडियाज़ वगैरह जो है इन्होंने पॉपुलराइज किया। फिर इसके बाद जो अर्ली नेशनलिस्ट हैं डिड पायनियरिंग वर्क बाय एक्सपोजिंग द ट्रू नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब जो पहले के राष्ट्रवादी हैं उन लोगों ने जो है पथ प्रदर्शन किया, और पथ प्रदर्शन मतलब सबसे पहला काम किया, मतलब शुरुआती इन लोगों ने पहल की इस चीज़ में कि एक्सपोज किया ट्रू नेचर, यानी कि इन लोगों ने रिवील करके रख दिया कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनका सच में मकसद क्या है, ट्रू नेचर क्या है उनका रूल करने के लिए इंडिया में जो रूल कर रहे हैं। दे मेड पीपल रियलाइज द इकोनॉमिक कंटेंट एंड कैरेक्टर ऑफ ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म। उन्होंने लोगों को ये महसूस करवाया जो आर्थिक कंटेंट है और उसका जो नेचर है, ये इनकी तरफ से ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म, ब्रिटिश जो है इम्पीरियलिज्म की तरफ से, साम्राज्यवाद कहते हैं इम्पीरियलिज्म को। बाय डूइंग सो दे वीकेंड द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इस तरह करके उन लोगों ने क्या किया, लोगों के अंदर जो जागरूकता आई, लोगों के अंदर जो समझ बूझ आई, जो कॉन्शियसनेस आई, उसकी वजह से ब्रिटिश का जो फाउंडेशन था, उनकी नींव जो थी वो थोड़ी कमज़ोर पड़ी। देयर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम इस्टेब्लिश द ट्रूथ दैट इंडिया मस्ट बी रूल्ड इन इंटरेस्ट ऑफ द इंडियन। अब इनका राजनीतिक और आर्थिक प्रोग्राम था, उसने इस्टेब्लिश किया, यानी कि बनाया, फाउंड किया इस ट्रुथ को, मतलब कि जो इंडिया है वो रूल होना चाहिए हिंदुस्तानियों के भलाई के लिए। अब जो एफर्ट थे अर्ली नेशनलिस्ट के लेड टू द फॉलोइंग रिफॉर्म। अब ऐसा नहीं कि ये खाली हाथ हैं, इनके पास बहुत सारे अचीवमेंट हुए इनके। पहला था द अपॉइंटमेंट ऑफ अ पब्लिक सर्विस कमीशन इन 1886। अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन हुआ 1886 में। A resolution of House of Commons 1893 for simultaneous examination for ICS in London and India। एक रिजोल्यूशन पास हुआ हाउस ऑफ कॉमन्स, यानी कि दोनों एक जगह पे एग्जाम एक साथ होगा, लंदन में, इंडिया में। अपॉइंटमेंट ऑफ द वेलबाई कमीशन ऑन इंडियन एक्सपेंडिचर। अपॉइंटमेंट हुआ वेलबाई कमीशन का हिंदुस्तान के खर्चे के ऊपर 1895 में, और फिर इंडियन काउंसिल एक्ट आया 1892 में। तो ये सारा का सारा जो है अचीवमेंट है अर्ली नेशनलिस्ट का। दीज अचीवमेंट ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट सर्व एज द बेस फॉर नेशनल मूवमेंट इन लेटर ईयर। और ये जो छोटे मोटे अचीवमेंट नहीं है, ये काफ़ी बड़े अचीवमेंट हैं जिन्होंने जो है कि बेस की तरह एक सर्व किया नेशनल मूवमेंट में बाद के वक्त में, बाद के सालों में, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। क्रिटिसिज्म ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट। अब आलोचनाएं क्या है अर्ली नेशनलिस्ट की के लिए। देखो, जो अर्ली नेशनलिस्ट है हैव बीन क्रिटिसाइज्ड ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड। अब देखो भाई, उनकी आलोचना की गई, जो अर्ली नेशनलिस्ट हैं जो भी उन लोगों ने किया उसके लिए उनकी आलोचना की गई, और क्यों की गई उसके लिए वजह है। पहला है द मेथड यूज्ड बाय द अर्ली नेशनलिस्ट ऑफ पासिंग रिजोल्यूशन एंड सेंडिंग पिटीशन वे आर क्रिटिसाइज्ड एज इनएडिक्वेट। अब इनका क्या था, इनका मेथड था अर्ली नेशनलिस्ट का, राष्ट्रवादियों का, कि भाई हम प्रस्ताव भेजेंगे और पिटीशन याचिका दाखिल करेंगे। तो इसको कहा गया कि भाई ये काफ़ी नहीं है, ये इतने से काम नहीं होने वाला। दे डिपेंड ऑन द जनरसिटी ऑफ द ब्रिटिश इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन देयर ओन रिस्ट्रेंथ एंड चैलेंजिंग द इम्पेरियलिस्ट माइट। अब ये था ना कि ये लोग जनरसिटी पे डिपेंड करता है कि अरे भाई वो सब बहुत दयालु हैं, काइंड है, एक न एक दिन उनका दिल पिघल जाएगा, हमारे लिए मान जाएंगे। इस तरह का ख्याल नहीं रखना चाहिए। ये ख्याल मतलब अर्ली नेशनलिस्ट का था, बल्कि इन लोगों को अपनी ताकत के ऊपर, अपने जज्बे के ऊपर, अपने उसके ऊपर रहना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। और ये जो साम्राज्यवाद हैं ब्रिटिश वाले, इनके खिलाफ जो है खड़ा होना चाहिए, मतलब ये लोगों का कहना है, इसीलिए क्रिटिसाइज किया गया इनको। They failed to realize that British and Indian interest clashed with each other. Britain was using India's resources to increase its wealth. अब ये लोग महसूस नहीं कर पाए कि भाई ये जो चाहते हैं ना कि इंडिया के इंटरेस्ट के लिए वो काम करे, तो वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनका अपना इंटरेस्ट भी क्लैश कर रहा है इंडिया के इंटरेस्ट के साथ।
तो ब्रिटेन वॉज यूजिंग इंडियाज रिसोर्सेज टू इंक्रीज इट्स वेल्थ। अब ब्रिटेन क्या कर रहा था, हिंदुस्तान के सारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहा था अपना खजाना भरने के लिए। जो अर्ली नेशनलिस्ट हैं फेल टू ड्रॉ द मासेज इनटू द मेन स्ट्रीम ऑफ द नेशनल मूवमेंट। अच्छा, ये जो राष्ट्रवादी हैं पहले के, ये फेल भी कर गए सारे के सारे मासेस मतलब पब्लिक को मेन स्ट्रीम में लाने में नेशनल मूवमेंट के, यानी कि एकदम बीच मध्य में साथ में। देयर एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस वॉज लिमिटेड टू द अर्बन एजुकेटेड इंडियंस। अच्छा, इनका जो प्रभाव वाला एरिया था ना वो सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड था भीड़ भाड़ वाले इलाके में, और साथ में एजुकेटेड भी हों, उनके ऊपर ये ज़्यादा असर किए, यानी कि मतलब हर कोई नहीं आ पाया। इन पर्टिकुलर देयर लीडरशिप वॉज कॉन्फाइंड टू प्रोफेशनल ग्रुप सच एज लॉयर, डॉक्टर, जर्नलिस्ट एंड टीचर। अब कह रहा है कि आप अगर कहो तो उनका जो वो नेतृत्व था वो बस सीमित था प्रोफेशनल ग्रुप तक, जैसे कि लॉयर्स तक, डॉक्टर तक, जनरल तक और टीचर्स तक। तो ये कमियां थी उनके अंदर। ऑफिशियल एटीट्यूड टूवर्ड द कांग्रेस। इन द बिगनिंग, शुरुआत में, द ब्रिटिश गवर्नमेंट लुक्ड अपॉन द कांग्रेस मूवमेंट विथ फेवर। शुरुआत में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने जो है कांग्रेस मूवमेंट को फेवर के साथ देखा। In fact, a few government officials attended the first session of the Congress and took part in its deliberation. अच्छा, इसका ये भी था शुरुआत में कि कुछ गवर्नमेंट के ऑफिशियल वगैरह था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिशियल वगैरह, इन्होंने पहला सेशन कांग्रेस का अटेंड किया और उनके विचार विमर्श में अपना में भाग भी लिया। The Congress members were invited to a garden party by the Viceroy Lord Dufferin in Kolkata 1886 and the Governor of Chennai in 1887। जो कांग्रेस मेंबर हैं उनको इनवाइट किया गया गार्डन पार्टी में वाइसरॉय के द्वारा, लॉर्ड डफरिन के बाई वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन के द्वारा 1886 में कोलकाता में, और गवर्नर ऑफ चेन्नई के द्वारा 1887 में। बट द ऑफिशियल एटीट्यूड सून चेंज। लेकिन ये जो इनका रुझान था ये इनकी तरफ, वो जो है जल्द ही बदल गया। लॉर्ड डफरिन ट्राइड टू डाइवर्ट द नेशनल मूवमेंट बाय सजेस्टिंग टू ह्यूम दैट द कांग्रेस शुड डिवोट इटसेल्फ टू सोशल रादर देन पॉलिटिकल अफेयर। अब लॉर्ड डफरिन ये डाइवर्ट करने लगे कि जो नेशनल मूवमेंट है, कि नेशनल मूवमेंट को जो है बाय सजेस्टिंग टू ह्यूम को इन्होंने सजेस्ट किया कि जो कांग्रेस है ना वो अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दे सामाजिक रूप से, रेदर देन पॉलिटिकल अफेयर, और ये जो है कि राजनीतिक मुद्दों में दखल ना दे बल्कि समाज की सेवा में अपने आप को लगा दे। हाउएवर इंस्टेड of being a tool in the hand of authorities, the Congress gradually became the focus of Indian nationalism. अच्छा, however किसी तरीके से instead of being a tool in hands of authorities, और authorities के मतलब हाथों में एक टूल बन के रह जाने के बजाय जो कांग्रेस है ना धीरे धीरे लो जो है वो फोकस बन गया इंडियन नेशनलिज्म का। 1887 की बात कर रहा है कि लॉर्ड डफरिन अटैक्ड द नेशनल कांग्रेस इन हिज स्पीच एंड रिडिक्यूल्ड इट एज रिप्रेजेंटिंग ओनली अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ऑफ द पीपल। 1857 में जो लॉर्ड डफरिन है उसने जो है अटैक किया नेशनल कांग्रेस पे, और अपनी भाषा में उसने ये कहा, उपहास किया यानी खिल्ली उड़ाई कि ये जो तुम्हारा नेशनल कांग्रेस है ना ये सिर्फ एक सूक्ष्मदर्शी माइनॉरिटीज़ को जो है ये रिप्रेजेंट करती है, बस बहुत मामूली से लोगों को। ब्रिटिश ऑफिशियल क्रिटिसाइज द नेशनल कांग्रेस एंड ब्रांडेड इट्स लीडर एज डिसलॉयल बाबूज एंड वायलेंट विलन्स। अब ये जो ब्रिटिश के ऑफिशियल है ना इन्होंने आलोचना की नेशनल कांग्रेस की, निंदा की, और इसके साथ साथ कहा कि ये जो है ना बिल्कुल डिसलॉयल बाबूज हैं, है ना, यानी कि जो वफादार नहीं है बाबूज हैं, और वायलेंट विलन्स हैं, गुंडे हैं, है ना, आग बबूले। 1890 की बात कर रहा है कि द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वेयर फॉरबिडन फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द कांग्रेस डिलिब्रेशन और अटेंडिंग इन मीटिंग। 1890 में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को रोक दिया गया कि आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे कांग्रेस के किसी भी विचार विमर्श में और किसी भी मीटिंग में। रियलाइजिंग दैट द ग्रोइंग यूनिटी ऑफ द इंडियन पोज्ड अ मेजर थ्रेट टू देयर रूलर, द ब्रिटिश पुश्ड फर्दर द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। अब इन लोगों को डर लगने लगा, महसूस हुआ कि भाई इनका जो यूनिटी है वो बढ़ता जा रहा है, तो इसकी वजह से ये जो है कि, और ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा जो है डर है हम लोगों को
तो इसलिए इन लोगों ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने एक पॉलिसी, एक नीति लेके आई जिसका नाम लेके है डिवाइड एंड रूल। दे इनकरेज्ड सैयद अहमद खान, राजा शिवा प्रसाद ऑफ बनारस वाराणसी एंड other pro-British individual to start an anti-Congress movement। अब इन्होंने क्या किया ना, इनकरेज किया सैयद अहमद खान को, राजा शिव प्रसाद बनारस के उनको, और दूसरे प्रो मतलब ब्रिटिश इंडिविजुअल्स, अलग अलग ब्रिटिश इंडिविजुअल्स थे पहले के, उनको जो ब्रिटिशर्स के साथ थे कि आप स्टार्ट करिए एक एंटी कांग्रेस मूवमेंट। और इन्होंने क्या किया, बोया, दे सोड सीड्स ऑफ कम्युनलिज्म बिटवीन द हिंदू एंड मुस्लिम ऑन वन हैंड एंड बिटवीन द इंडियन मासेस एंड देयर लीडर ऑन अदर। अब इन्होंने जो है ना कि एक बीज बो दिया कम्युनलिज्म का, किसके बीच में, हिंदू और मुसलमानों के बीच में, और जो इंडिया के जो लोग हैं उनके बीच में, और उनके नेताओं के बीच में। ठीक है, एक सांप्रदायिकता वाली भावना जो है दोनों के अंदर इन्होंने जगा दी। अब देखो हिंदू मुस्लिम भी आपस में लड़ेंगे, और जो मासेस हैं यानी लोग हैं, और वो जो उनके नेता हैं उनके बीच में भी फूट वाली बात हो चुकी, कुछ ना कुछ ऐसा कर दिया, तो अब जो है इनके अंदर फूट पड़ेगी डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी में। दे फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ ग्रांटिंग माइनर कंसेशन टू पुट डाउन द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। अब इन्होंने ना फॉलो किया कि एक नीति फॉलो की जिसमें थोड़ा बहुत कंसेशन दिया, थोड़ा सा माइनर कंसेशन, ताकि नेशनलिज्म का जो ग्रोथ है ना वो धीरे धीरे कम हो जाए। अब ये लालच ही है एक तरह से। हाउएवर देयर पॉलिसी ऑफ रिप्रेशन एंड हॉस्टिलिटी मेड द कांग्रेस मोर पावरफुल। अब देखो किसी तरीके से इनकी जो नीति थी ना दमन करने की, मतलब ख़त्म करने की, इनको रोक देने की, और जो शत्रुता वाली इनकी जो रणनीति थी, उससे जो है ना कांग्रेस और ज़्यादा मजबूत हो गई उस समय। फिर है प्रोमिनेंट अर्ली नेशनलिस्ट लीडर्स। तो प्रोमिनेंट मतलब इम्पोर्टेंट शुरुआती के जो लीडर्स हैं, नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी नेता हैं, उनके बारे में है। तो एक है देखो तुम्हारे दादा भाई नेहरू, 1825 में जन्मे और 1917 में इनका देहांत हुआ। दादा भाई नेहरू जी पॉपुलरली नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। वॉज बॉर्न इन पारसी फैमिली, पारसी फैमिली में इनका जन्म हुआ था मुंबई में 4 सितंबर को 1825 में। ही वर्कड एज अ प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स इन एल्फिंस्टन, ये प्रोफेसर थे मैथमेटिक्स के एल्फिंस्टन में, ये कॉलेज है मुंबई में, और 10 साल के लिए यहाँ पे वो प्रोफेसर थे। 1855 में ही लेफ्ट द टीचिंग प्रोफेशन एंड वेंट टू इंग्लैंड एज पार्टनर इन अ फर्म, और एक फर्म में ये पार्टनर हो गए इंग्लैंड जाके अपने टीचिंग प्रोफेशन को छोड़ने के बाद 1855 में। इन 1869 ही रिटर्न टू मुंबई, अब 1869 में ये फिर से जो है कि वापस लौटे मुंबई। ही वॉज इलेक्टेड टू द मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एंड लेटर टू द टाउन काउंसिल। अब देखो यहाँ पे इनको जो है ना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में इलेक्ट किया गया, और उसके बाद इनको इलेक्ट किया गया जो है टाउन के काउंसिल में, है ना, यानी कि टाउन का जो अपना परिषद होता है उसके अंदर इनको इलेक्ट किया गया। ही फाउंडेड द बॉम्बे एसोसिएशन, एडिटेड द न्यूज़पेपर रस्त गफ्फार, स्पीकर ऑफ ट्रूथ। तो इनको जो है इन्होंने जो है फॉर्म किया क्या, बॉम्बे एसोसिएशन, और एडिट किया न्यूज़पेपर रस्त गफ्फार, और जिसका मतलब है स्पीकर ऑफ ट्रूथ यानी सच्चाई बोलने वाला। ही स्टार्टेड अ मैगजीन धर्म मार्गदर्शक, इन मैगजीन का नाम हिंदी में ही है धर्म मार्गदर्शक, धर्म का रास्ता दिखाने वाला। ही स्टार्टेड मूवमेंट अगेंस्ट द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एंड एट्रोशियस ट्रीटमेंट ऑफ पुअर पीजेंट बाय जमींदार। अब उन्होंने एक जो है कि आंदोलन शुरू कर दिया, मूवमेंट शुरू कर दिया, किसके खिलाफ, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट यानी कि प्रेस वालों की आज़ादी जो छीनता था उस एक्ट के खिलाफ, और जो घटिया ट्रीटमेंट कर रहे थे ज़मींदार किसानों के साथ, उसके खिलाफ इन्होंने क्या किया, मूवमेंट शुरू कर दिया। इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, तो पहला कंट्रीब्यूशन है इंडियाज़ अनऑफिशियल एम्बेसडर की तरह। ड्यूरिंग हिज स्टे इन इंग्लैंड, जब वो इंग्लैंड में थे, दादा भाई वॉज लुक्ड अपॉन एज इंडियाज़ अनऑफिशियल एम्बेसडर। तो दादा भाई जो कैसे थे कि हिंदुस्तान के जो है कि अनऑफिशियल ये एम्बेसडर थे। एम्बेसडर किसको कहते हैं, जो दूत होता है, ठीक है, तो भारत का अनऑफिशियल दूत माना जाता था। फाइटिंग फॉर द कॉज ऑफ कंट्री, यानी कि वो लड़ते थे किसके लिए, जो कॉज फॉर हिज कंट्री, अपने देश के लिए। 1865 में ही फाउंडेड द लंदन इंडिया सोसाइटी इन कोलैबोरेशन विद W.C. बनर्जी
टू पब्लिसाइज ग्रीवेंसेज ऑफ इंडियंस। अब 1865 की बात कर रहा है कि उन्होंने लंदन इंडियन सोसाइटी बनाया, किसके साथ मिलके, डब्ल्यू.सी. बनर्जी के साथ मिलके, ताकि लोगों तक पहुँचे जो दुख है हिंदुस्तानियों का, ग्रीवेंसेस, शिकायतें। He was the first Indian to become the member of the British House of Commons in England। अब ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स जो था इंग्लैंड में, उसके मेंबर बनने वाले ये सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं। While he was a member of the British Parliament, he brought to the notice of the House important matter related to India। अब ये जब मेंबर बन गए थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के, ब्रिटिश संसद के, तो ये जो है कि नोटिस लेके आते थे ऑफ द हाउस, उनको नोटिस ऑफ द हाउस इम्पॉर्टेंट मैटर रिलेटेड टू इंडिया, जो भी हिंदुस्तान का रिलेटेड मैटर था, इम्पॉर्टेंट था, वो जो है कि लेके आते थे, यानी सामने पेश करते थे। ही वॉज इन फेवर ऑफ अपॉइंटिंग एजुकेटेड इंडियन टू हाई पोस्ट। अब ये फेवर में थे कि भाई जो अच्छे हिंदुस्तानी हैं, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, उनको हाई पोस्ट पे रखना चाहिए। इट वॉज ड्यू टू हिज एफर्ट दैट इन 1893 द हाउस ऑफ कॉमन्स passed a resolution in favor of holding the ICS examination in England and India simultaneously। अब इन्हीं का एक कोशिश थी जिसकी वजह से 1893 में हाउस ऑफ कॉमन्स जो था उसने पास कर दिया एक रिजोल्यूशन, और वो फेवर में था कि ICS इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो इंग्लैंड और इंडिया में है, दोनों एक साथ होगा। In 1866 he founded the East India Association in London। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का जो है संगठन का इन्होंने फॉर्म किया, बनाया। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन soon became popular and its branches were set up in कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई। अब ये जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन था, ये जल्दी ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, और इसके जो है ब्रांचेज हुए, कलकत्ता में बने, मुंबई में बने और चेन्नई में। रोल इन द कांग्रेस। अब ये तो इंडिया का अनऑफिशियल एम्बेसडर की तरह से, अनऑफिशियल मतलब ऑफिशियल नहीं थे, अनऑफिशियल एम्बेसडर के तौर पे थे, तो वो रोल था। अभी रोल इन द कांग्रेस, कांग्रेस में इनका क्या रोल था, क्या पार्ट था? दादा भाई's रोल इन द कांग्रेस वॉज प्रेज वर्दी। बहुत ही सराहनीय इनका रोल था कांग्रेस के अंदर। ही टुक एन एक्टिव पार्ट इन फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड वॉज इलेक्टेड इट्स प्रेसिडेंट थ्राइस। अब यहाँ पे क्या है कि इन्होंने जो है एक्टिव पार्ट लिया जब कांग्रेस के मतलब बनने में, और इनको इलेक्ट किया गया 3 बार कांग्रेस का प्रेसिडेंट, 1886 में, 93 में और 1906 में। रिजोल्यूशन ऑन सेल्फ गवर्नमेंट बायकॉट स्वदेशी एंड नेशनल एजुकेशन वेयर पास्ड बाय द कांग्रेस अंडर हिज प्रेसिडेंटशिप। अब यहाँ पे देखो कह रहा है कि रिजोल्यूशन वगैरह की जो बात कर रहा है कि रिजोल्यूशन का पास होना, इसके अलावा सेल्फ गवर्नमेंट पे रिजोल्यूशन का जो संकल्प होता है उसको पास होना, ये यहाँ पे जो दिया हुआ है रिजोल्यूशन मतलब संकल्प जो था कि सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि हम लोग खुद से सरकार चलाएंगे, स्वराज जिसको कहते हैं, है ना। और इसके अलावा जो बॉयकॉट था, स्वदेशी और नेशनल एजुकेशन वगैरह था, ये सब पास हुए थे कांग्रेस में इनके प्रेसिडेंटशिप में, यानी कि इसी 3 सालों के अंदर। इसके अलावा है द क्रेडिट फॉर डिमांडिंग स्वराज फ्रॉम द कांग्रेस प्लेटफॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम 1906 गोज टू हिम। अच्छा, जो क्रेडिट जाता है ना, देखो यही बात कह रहा था कि इन्हीं के प्रेसिडेंटशिप में हुआ, तो क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है जो स्वराज की इन्होंने मांग की थी फर्स्ट टाइम 1906 में। इन हिज प्रेसिडेंशियल एड्रेस he said that Congress wanted self government और स्वराज like that of United Kingdom और the colonies। तो कांग्रेस में रहते हुए जब इनकी प्रेसिडेंटशिप थी तो इन्होंने जो है कि एड्रेस किया था, यानी कि कहा था कि सेल्फ गवर्नमेंट या स्वराज चाहिए जैसा कि यूनाइटेड किंगडम और कॉलोनीज वगैरह हैं, उस तरीके से जैसे उनके पास है। एक्सपोज द इकोनॉमिक इल्स ऑफ इंडिया। अब इन्होंने जो है ना आर्थिक बुराइयां जो इंडिया के अंदर थी उसको जो है एक्सपोज किया। एज एन इकोनॉमिक थिंकर, एक जो है कि आर्थिक सोच वाला होने की वजह से, ही केम टू द कंक्लूजन that the root cause of the economic ills of India was the exploitation of India by the British। अब ये समझ गए कि भाई जो आर्थिक स्थिति सबसे ज़्यादा बिगड़ रही है ना, उसका मेन कॉज, रूट कॉज क्या है कि ये शोषण हो रहा है हिंदुस्तान का जो ब्रिटिशर्स के द्वारा। दादा भाई व्यूज़ ऑन इंडियन इकोनॉमी आर गिवन इन हिज वर्क एंटाइटल्ड
पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब देखो ये किताब है, तो दादा भाई का जो व्यू है ना वो उनके अपने जो है कि काम में जो है तुमको मिलेगा। और ये एनटाइटल्ड है, यानी टाइटल है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। हिज फेमस ड्रेन थ्योरी जो उनका है एक्सप्लेन करती है कि हाउ इंडियाज वेल्थ वॉज बींग ड्रेन्ड टू इंग्लैंड थ्रू वेरियस वेज, कि हिंदुस्तान का जितना भी सारा ख़जाना था वो धीरे धीरे किस तरह से जो है इंग्लैंड को जा रहा है, बहुत सारे तरीके से, बहुत सारे रास्ते से। दादा भाई पास्ड अवे इन 1917 लिविंग बिहाइंड अ लेसन ऑफ सेल्फलेस सर्विस टू द नेशन। दादा भाई जो है कि 1917 में गुजर गए और एक लेसन दिया, किस चीज़ का लेसन दिया? सेल्फलेस का। सेल्फलेस का मतलब क्या होता है? स्वार्थ रहित, यानी कि मतलब अपना कोई स्वार्थ ना रहे, ऐसा निस्वार्थ भाव से जो है कि सर्विस देना। इस लेसन के साथ ये मतलब इस लेसन को छोड़ के ये गए लोगों के लिए। C.Y. चिंतामणि हैड राइटली सेड, C.Y. चिंतामणि ने कहा, द पब्लिक लाइफ ऑफ इंडिया हैड बीन adorned by galaxy of brilliant intellects and selfless patriots, but there has been on our time none comparable with दादा भाई नेहरू। जो पब्लिक लाइफ है हिंदुस्तान के अंदर, यानी कि जो लोग हैं उनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो कि बिल्कुल एकदम देश अपना सजा हुआ है, बहुत सारे ब्रिलियंट हैं, बहुत सारे इंटेलेक्ट बुद्धिमान हैं, निस्वार्थ भाव से जो है कि देशभक्ति करने वाले लोग हैं, लेकिन अपने टाइम में कोई भी ऐसा नहीं था जो कि कंपेरेबल हो दादा भाई नेहरू जी से। यानी दादा भाई नेहरू जी कैसे थे? यूनिक थे। गोपाल कृष्ण गोखले ये दूसरे प्रोमिनेंट लीडर हैं, इंपॉर्टेंट लीडर हैं। 1866 से 1950 तक इनका जीवन रहा। गोपाल कृष्ण गोखले वॉज बॉर्न एट कोल्हापुर इन महाराष्ट्र इन 1866। समझ में आ ही गया होगा कि कोल्हापुर में 1866 में महाराष्ट्र में ये पैदा हुए। ही वॉज अ प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स एट फर्गसन कॉलेज इन पुणे। ये फर्गसन कॉलेज में इतिहास और आर्थिक शास्त्र के प्रोफेसर थे। He was influenced by the ideals of Justice M.G. रानाडे। ये प्रभावित हुए थे आइडियल से जस्टिस M.G. रानाडे के, और इन्होंने ज्वाइन किया था डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी फाउंडेड बाय जस्टिस रानाडे। अब ये जो डेक्कन सोसाइटी थी, एजुकेशन सोसाइटी, इसको उन्होंने ज्वाइन किया था, जिसका कि फाउंडर हैं जस्टिस रानाडे। अब ऑन बिहाफ ऑफ द सोसाइटी के बिहाफ पे ही वेंट टू इंग्लैंड, सोसाइटी की तरफ से ये इंग्लैंड गए, टू प्रोपेगेट इंडियन व्यूज़, ताकि ये प्रचार कर सकें हिंदुस्तानियों के व्यूज़ का, यानी कि उनके जो विचार हैं, बिफोर द वेलबाई कमीशन, है ना, वेलबाई कमीशन के सामने। ही वॉज अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ CIA, इनको जो है कि टाइटल से नवाजा गया। CIA मतलब CIA का मतलब है CIE कंपेनियन ऑफ द इंडियन एम्पायर, ठीक है, साथी, इंडियन एम्पायर का साथी। फिर है गोखले बिकेम द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। गोखले जो थे सबसे इम्पॉर्टेंट लीडर बने इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ही प्रिसाइडेड ओवर द वाराणसी सेशन, और वाराणसी सेशन को इन्होंने जो है प्रिसाइड किया 1905 में। हैविंग फेथ इन ब्रिटिश लिबरलिज्म, और इनको भी भरोसा था ब्रिटिश के लिबरलिज्म में, है ना, उदार विचारधारा पे इनको भी भरोसा था कि भाई थोड़ा उदार विचारधारा वाले हैं लोग। ही सेड द गोल ऑफ कांग्रेस शुड बी द अटेनमेंट ऑफ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिमिलर टू दैट विच एग्जिस्टेड इन सेल्फ गवर्निंग कॉलोनीज ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। अब ये कह रहे थे, ये कहना है इनका कि कांग्रेस का गोल ये होना चाहिए कि हमको जो है गवर्नमेंट बनानी है, सरकार बनानी है जो कि एग्जिस्ट करती है सेल्फ गवर्निंग कॉलोनीज़ में, ब्रिटिश एम्पायर के अंदर में जो सेल्फ गवर्निंग कॉलोनीज़ हैं उस तरह की बस हमको एक सरकार चाहिए। ये हमारा मेन एम होना चाहिए, ठीक है, कि हम खुद से जो है अपना मतलब गवर्न करें खुद से। ब्रिटिश एम्पायर के अंदर भी बहुत सारी कॉलोनीज़ थी, जैसे कि ये बता रहा है ना, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम है और बहुत सारी कॉलोनीज़ थी। इनका कंट्रीब्यूशन क्या था? परसुएटेड द ब्रिटिश फॉर रिफॉर्म, इन्होंने राजी किया ब्रिटिशर्स को कि बदलाव लाएं। गोखले फेवर्ड द यूज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स टू अचीव हिज गोल्स, गोखले ने फेवर किया कि संवैधानिक
जो है रास्ते को इख्तियार किया जाए ताकि अपना गोल अचीव किया जाए। ही अपोज द पॉलिसीज़ ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट वेन एवर नेसेसरी। इन्होंने हमेशा जो है अपोज किया, मतलब खिलाफ रहे उन नीतियों के जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की थी, हाँ जब भी इन्होंने ज़रूरी समझा। ही क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट ऑन इश्यूज़, और इन्होंने आलोचना की गवर्नमेंट की कुछ मुद्दों पे, जैसे कि इनकरिंग ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑन ब्रिटिश आर्मी, बहुत ज़्यादा पैसा जब उड़ाया जा रहा था ब्रिटिश आर्मी के ऊपर। अडॉप्टिंग द पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन अपॉइंटमेंट टू हाई पोस्ट। अब जाति धर्म और रेशियल भेदभाव किया जा रहा था, यानी कि हम गोरे हैं तो हम सुपीरियर हैं और हिंदुस्तानी जो है कि हमसे इन्फीरियर हैं, तो ये सारी चीज़ें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कहलाती हैं। तो ऐसी भावना जो चल रही थी अपॉइंटमेंट में, यानी हाई पोस्ट कोई भी नहीं दिया जा रहा था हिंदुस्तानियों को, तो ऐसी नीतियों के खिलाफ भी इन्होंने आवाज़ उठाई। इम्पोजिंग प्रोडक्शन टैक्स ऑन कॉटन, और कॉटन के प्रोडक्शन पे जो टैक्स लगा हुआ था उसके खिलाफ। He made a strong plea for the reform of the Legislative Council and separation of judiciary from the executive. इन्होंने बहुत ही जो है कि स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत निवेदन किया कि बदलाव आए लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो है, और सेपरेशन हो किसका, जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव से। अब ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि जुडिशरी जो है ना, ये जो है आपका इससे अलग हो जाए, है ना। जो विधायी है, क्या कहते हैं इसको, विधान परिषद है, जहाँ पे जो है कानून बनाए जाते हैं, है ना, एक्ट वगैरह बिल वगैरह पास होता है, जैसे अपना पार्लियामेंट है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में बदलाव आए और सेपरेशन हो जाए जुडिशरी का, यानी न्यायपालिका बिल्कुल अलग हो जाए एग्जीक्यूटिव से, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन से। ही प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द पासेज ऑफ मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था मिंटो मॉर्ली रिफॉर्म के पास होने में। He also served as a member of the Indian Public Service Commission and urged it to increase the share of Indian in higher services. अब ये मेंबर रहे थे इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन में, और इन्होंने ही अर्ज किया था कि इंक्रीज होना चाहिए जो शेयर है इंडियंस का हायर सर्विसेज में। ड्यूरिंग हिज विजिट टू इंग्लैंड, जब ये इंग्लैंड गए थे, ही ट्राइड टू परसुएड द ब्रिटिश स्टेट्समैन नॉट टू गिव इफेक्ट टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो वहाँ भी जो है इंग्लैंड में भी इन्होंने कोशिश किया था कि हम राजी कर सकें इन लोगों को कि इसको ना होने दिया जाए, जो पार्टीशन हुआ था बंगाल का, इसको ना होने दिया जाए। इसके बाद है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो देखो वो तो था कंट्रीब्यूशन का एक हिस्सा कि उन्होंने राजी किया ब्रिटिशर्स को रिफॉर्म के लिए। अब गोखले सेटअप द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी इन 1905। अब गोखले ने सेटअप किया ये सोसाइटी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, है ना, यानी कि हिंदुस्तान के नौकर। द मेन एम ऑफ द सोसाइटी वॉज टू ट्रेन नेशनल लीडर हु वुड डेडिकेट देमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ इंडिया। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ऐसी जो है कि ऐसे समाज के स्थापना करने का कि लोगों को ट्रेन किया जाए, लोगों को नहीं, मेनली जो नेशनल लीडर्स हैं, नेता हैं, उनको, ताकि वो अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दें सर्विस देने में इंडिया के लिए, है ना, पूरी तरह से निस्वार्थ भाव से अपने आप को लगा दें सेवा में हिंदुस्तान की। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ सोसाइटी वेयर श्रीनिवास शास्त्री एंड हृदयनाथ कुंजरू। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर हैं जिनका नाम दिया है श्रीनिवास शास्त्री और हृदयनाथ कुंजरू। इसके अलावा इनका रोल था एज अ मेंबर ऑफ इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इम्पेरियल मतलब होता है शाही विधान परिषद में, इनका ये मेंबर रहे हैं। 1902 में गोखले बिकेम द मेंबर ऑफ द इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, है ना, शाही विधान परिषद के ये मेंबर हुए। ही प्लीडेड इन द काउंसिल, इन्होंने निवेदन किया कि रिडक्शन हो जाए सॉल्ट ड्यूटी में, है ना, और एबोलिशन हो जाए ऑफ एक्साइज ड्यूटी ऑन कॉटन गुड्स, जो कॉटन के प्रोडक्शन के ऊपर जो ड्यूटी लग रही है वो भी हट जाए। हिज रिलेंटलेस एफर्ट लेड टू द रिडक्शन इन टोल टैक्स, और इनका जो कठोर एकदम बिल्कुल इनका जो है परिश्रम था, इनकी कोशिशें थी, उसकी वजह से रिडक्शन हुआ टोल टैक्स में। फिर इसके बाद है ही ट्राइड टू इंट्रोड्यूस अ बिल विद अ व्यू टू मेक प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी बट ही कुड नॉट अचीव मच सक्सेस इन इट। अब इन्होंने जो कोशिश की कि एक बिल लाया जाए जिससे कि प्राइमरी एजुकेशन, है ना, बेसिक एजुकेशन जिसको कहते हैं, वो कंपलसरी हो, लेकिन ये जो है मुमकिन ना हो सका, इसमें ये सक्सेसफुल नहीं हुए। बीइंग एन इकोनॉमिस्ट, एक अर्थशास्त्री होने के नाते, प्रोफेसर थे ना ये कोल्हापुर कॉलेज में हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के, इन्होंने डिमांड किया रेडिकल चेंजेस इन फिशल पॉलिसी, यानी कि राजकोष और नीति में
जो है कि रेडिकल चेंजेस हों एंड बेटर जॉब फॉर द एजुकेटेड मिडिल क्लास, और जो पढ़ा लिखा मिडिल क्लास है उसके लिए बेहतर जॉब क्रिएट हो। ही इम्प्रेस्ड अपॉन द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द लैंड रेवेन्यू, और इन्होंने जो है गवर्नमेंट को कहा कि भाई गवर्नमेंट से ये कि जो लैंड रेवेन्यू है उसको जो है कम किया जाए। गोखले और गांधी जी, है ना, उस समय जो ये इम्प्रेस्ड का मैं मीनिंग ढूंढ रहा था, तो इम्प्रेस्ड अपॉन द गवर्नमेंट टू रिड्यूस लैंड रेवेन्यू, यानी कि इन्होंने क्या किया, प्रशंसा और जो है प्रशंसा का और आदर का अनुभव करवाया गवर्नमेंट को कि भाई आप इतने अच्छे हैं, आप रिड्यूस कर दीजिए लैंड रेवेन्यू को। अब गोखले और गांधी जी की बात करें तो गोखले जो है वेंट टू साउथ अफ्रीका व्हेन ही हेल्प्ड गांधी जी इन हिज फाइट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। गोखले साउथ अफ्रीका गए जहाँ पे उन्होंने मदद की गांधी जी की, जब वो गांधी जी फाइट कर रहे थे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ अफ्रीका में। द क्रेडिट ऑफ परसुएडिंग गांधी जी टू रिटर्न टू इंडिया एंड ज्वाइन इंडियन पब्लिक लाइफ ऑल्सो गोज टू गोखले। अब ये जो क्रेडिट जाता है ना कि गांधी जी को राजी करके हिंदुस्तान वापस लाने का, ये क्रेडिट भी गोखले के खाते में ही जाता है। इनफैक्ट गांधी जी एक्सेप्टेड गोखले एज हिज पॉलिटिकल मेंटर। अब इनफैक्ट ये कहा जाता है कि जो गांधी जी हैं उन्होंने अपना जो है प्रशिक्षक माना था गोखले को, पॉलिटिकल राजनीतिक प्रशिक्षक, कोच माना था। गोखले डाइड ऑन फरवरी 15, 1915 व्हेन हिज पॉपुलैरिटी वाज एट इट्स पीक, और गोखले की मृत्यु हो गई फरवरी 15 को 1915 में, जब उनका पॉपुलैरिटी उनके प्रशंसा जो है बिल्कुल पीक पे थी, उरूस पे जिसको कह सकते हो आप। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये भी प्रोमिनेंट लीडर हैं। 1848 से 1925 तक ये इनका जीवन रहा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी वॉज अ नेशनलिस्ट लीडर। अब ये भी राष्ट्रवादी नेता थे, पॉपुलर जर्नलिस्ट थे एंड डेडिकेटेड एजुकेनिस्ट थे, यानी कि बहुत ही मतलब डेडिकेटेड, दृढ़ निश्चय वाले पढ़े लिखे। ही वॉज बॉर्न इन बंगाल 1848, यहाँ पैदा हुए थे। ही वॉज फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई फॉर द इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ही वो शख्स थे जिन्होंने पहली बार ICS एग्जामिनेशन पास किया था। ही वर्कड एज ए मजिस्ट्रेट इन आसाम, आसाम में मजिस्ट्रेट के तौर पे इन्होंने काम किया। बट ही वॉज सोन डिसमिस्ड बिकॉज ही अपोज द पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फॉलोड बाई ब्रिटिश। अब जब ये काम कर रहे थे भाई तो इन्होंने को डिसमिस कर दिया गया बीच में ही, क्योंकि इन्होंने जो है जो सरकार की नीति थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वाली, रेशियल भेदभाव वाली, उसका अपोज कर दिया था, यानी उसकी मुखालिफत कर दी थी। सुरेंद्र नाथ बिगेन हिज कैरियर एज अ प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एट द मेट्रोपॉलिटन कॉलेज। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने जो है कि अपना करियर स्टार्ट किया था प्रोफेसर के तौर पे इंग्लिश का मेट्रोपॉलिटन कॉलेज में। ही सेट अप हिज ओन स्कूल विच लेटर डेवलप्ड इनटू रिपन कॉलेज। बाद में इन्होंने अपना खुद का विश्वविद्यालय शुरू किया जो बाद में कन्वर्ट हुआ रिपन कॉलेज में। सुरेंद्र नाथ वॉज इलेक्टेड टू द कलकत्ता कॉरपोरेशन एंड रिमेन्ड इट्स मेंबर फॉर नियरली 2 डिकेड्स। इनको इलेक्ट किया गया, चुना गया कलकत्ता कॉरपोरेशन के लिए, और वहाँ पे ये मेंबर बने रहे 2 डिकेड तक, दशक तक, यानी 20 साल तक। ही वॉज इलेक्टेड टू द बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल 4 टाइम, और बंगाल की जो है विधान परिषद में इनको चुना गया 4 बार। इन 1921 he was appointed as minister of self government and health by गवर्नर ऑफ बंगाल। 1921 में इनको अपॉइंट किया गया एक मिनिस्टर के तौर पे और सेल्फ गवर्नमेंट का और हेल्थ का बाई गवर्नर ऑफ बंगाल, बंगाल के गवर्नर की तरफ से 1921 में। ये पहले ऐसे हिंदुस्तानी थे जो ये पोजीशन होल्ड करते थे। ही एडवोकेटेड यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड फॉर द अटेनमेंट ऑफ इंडियाज गोल। अच्छा, इन्होंने वकालत की कि इन्होंने कहा भाई कि इस बात की तरफदारी की कि भाई लोगों को संवैधानिक तरीके से जो है इंडियाज़ का जो गोल है, हिंदुस्तान का जो एम है, अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड को अडॉप्ट करना चाहिए, है ना, संवैधानिक। हिज फेमस सेइंग वाज ऑपोजिशन वेयर नेसेसरी, कोऑपरेशन वेयर पॉसिबल। इनका सबसे इम्पॉर्टेंट सेइंग ये था, फेमस सेइंग ये था कि भाई आप अपोज करिए जहाँ पे भी ज़रूरी हो,
और कॉपरेट करिए जहाँ पे भी पॉसिबल हो, मिलजुल। इनका कंट्रीब्यूशन, पहला है इस्टेब्लिश द इंडियन एसोसिएशन, है ना, हिंदुस्तानी संगठन। टू फाइट अगेंस्ट द रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश ही फाउंडेड द इंडियन एसोसिएशन इन 1876। जो विदेशी नीतियां हैं, गलत नीतियां उन ब्रिटिश की, उनके खिलाफ लड़ने के लिए इन्होंने जो है इंडियन एसोसिएशन बनाया 1876 में। इट्स एम वेयर टू एजुकेट द पीपल, इनका एम था एजुकेट करना पीपल को। टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन इन द कंट्री, ताकि जो है स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन जो है देश के अंदर आए। एंड टू अराउज पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस एंड यूनिटी, और इससे क्या हो जो है राजनीतिक और चेतना जो है और यूनिटी जो है लोगों के अंदर बढ़े, लोग यूनाइट हों और लोग सचेत हो जाएं। क्रिएटेड एन ऑल इंडिया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने ऑल इंडिया राजनीतिक संगठन बनाया। इन ऑर्डर टू क्रिएट एन ऑल इंडिया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सुरेंद्र नाथ कन्वेंट द इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस इन 1883 एट कोलकाता, इन्होंने कन्वे किया ऑल इंडिया पॉलिटिकल राजनीतिक ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए इन्होंने कन्वे किया इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस को 1883 में कोलकाता के अंदर, है ना। कन्वे करना मतलब बताना, मैसेज पहुंचाना। सुरेंद्र नाथ बैनर्जीज इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस मर्ज्ड विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1886 एज बोथ ऑर्गेनाइजेशन हैड सिमिलर ऑब्जेक्टिव। अब सुरेंद्र नाथ बैनर्जी का जो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस था वो मर्ज हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ 1886 में, क्योंकि दोनों ही संगठन का एक ही ऑब्जेक्टिव था, वो था ब्रिटिशर्स से आज़ादी। ही प्रिसाइडेड ओवर 2 सेशन ऑफ द कांग्रेस इन 1895 एंड 1902। अब ये जो है प्रिसाइड किया इन्होंने 2 मीटिंग्स, एक 1895 में, दूसरा 1902 में। पॉलिटिकल आइडियाज़, राजनीतिक आइडियाज़ की बात करें तो बनर्जी एडिटेड अ न्यूज़पेपर, बनर्जी ने एडिट किया एक न्यूज़पेपर बंगाली जिसका नाम था, विच सर्व्ड एज अ पावरफुल मीडियम, और ये बहुत ही मजबूत मीडियम था मोबिलाइज करने के लिए पब्लिक ओपिनियन को, पब्लिक ओपिनियन को जो है मोबिलाइज करने के लिए कि लोग तक पहुँचे। हिज बुक, एक जगह पे हो लोगों का पूरा मत, हिज बुक, उनका जो किताब है नेशन इन द मेकिंग गिव्स एन अकाउंट ऑफ हिज पॉलिटिकल कंसर्न एंड हिज व्यूज अबाउट सेल्फ गवर्नमेंट। अब इस किताब में आपको मिलेगा कि इनका राजनीतिक कंसर्न क्या था, राजनीतिक सोच क्या थी और इनके क्या विचार थे सेल्फ गवर्नमेंट के ऊपर। बनर्जी स्टार्टेड एजिटेशन अगेंस्ट द लाइसेंस एक्ट, अब इन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया लाइसेंस एक्ट के खिलाफ, आर्म्स एक्ट के खिलाफ, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के खिलाफ, और लोअरिंग द एज फ्रॉम 21 to 19 ईयर्स टू अपीयर इन ICS एग्जामिनेशन, और ICS इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का जो उम्र था 21 की बजाय 19 कर दी गई थी, तो इसके भी खिलाफ इन्होंने जो है आवाज़ उठाई, आंदोलन किया। ही अपोज द मोर्ली मिंटो रिफॉर्म ऑफ 1909, 1909 में जो मोर्ली मिंटो रिफॉर्म था उसको इन्होंने अपोज किया। विच इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द हिंदूज एंड मुस्लिम, जिसमें कि जो है ना अलग अलग जो है कि इलेक्टोरेट होने थे, किसके लिए, हिंदुस्तानियों के लिए और हिंदुओं के लिए और मुसलमानों के लिए। ठीक है, इलेक्टोरेट का मतलब होता है आपका क्षेत्र जो होता है, कि मतलब अलग अलग क्षेत्र होगा, वो वोटिंग ये क्षेत्र होगा हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए अलग अलग, ताकि वो मतलब इलेक्ट कर पाए अपना रिप्रेजेंटेटिव, इसके लिए। ही ऑल्सो अपोज द डिवीज़न ऑफ बंगाल बाय लॉर्ड कर्जन इन 1905। अब ये जो डिवीज़न ऑफ बंगाल वाली नीति थी उसको भी इन्होंने जो है अपोज किया, जो लॉर्ड कर्जन द्वारा की गई 1905 में। बनर्जी पॉपुलरली नोन एज फादर ऑफ नेशनलिज्म ब्रीथ्ड हिज लास्ट इन 1925। बनर्जी को पॉपुलरली जाना जाता है कि ये पिता थे, राष्ट्रवाद के पिता थे, हिंदुस्तानी है ना, भारतीय राष्ट्रवाद के पिता थे, और इनकी आखिरी सांसें चली 1925 में। तो आई होप ये चैप्टर आपको पूरा समझ में आया होगा, क्योंकि पूरा चैप्टर समझ में आने के बाद जो है क्वेश्चन आंसर लिखना काफ़ी आसान हो जाता है। तो आप ज़रूर एक बार इसको फास्ट फॉरवर्ड करके भी चाहो तो देखो, लेकिन देखना ज़रूर, पूरी किताब पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Thanks for watching. Do subscribe and share my channel.